आप देखिए हमारे देश में रेलवे सामान्य मानवी जाता है, आज 60 से 70% रेलवे में ऑनलाइन बुकिंग होने लगा है। उनका पेमेंट ऑनलाइन, अगर वो टिकट कैंसिल करते हैं तो ऑनलाइन पैसा वापस जा रहा है। आज बहुत से परिवार हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको अगर बिजली का बिल भरना है, पहले बिजली का बिल भरने के लिए आधे दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी और जाकर के दफ्तर में, आज वो घर में रात को 12 बजे आकर के अपने मोबाइल फोन से बिजली का पेमेंट दे रहा है। सुविधा बढ़ती चली जा रही है। अगर ये सुविधा वैज्ञानिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से मिलती है तो हमने उसकी कमियों की चिंता जरूर करनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल भी कोई कमी आती है तो उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन ये कल्पना ही गलत है। अगर ये नेगेटिविटी लेकर के हम चलेंगे तो हम देश का कोई भला नहीं कर सकते हैं। रुपए कार्ड, अभी अरुण जी बता रहे थे, इस देश में जनधन अकाउंट के साथ 21 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड दिए हैं और आपको अंदाज नहीं है इसका ताकत क्या होती है। आमतौर पर जेब में ये कार्ड होना ये बड़ा प्रेस्टिजियस बन गया एक वर्ग के लिए। पेमेंट करना तो कार्ड से निकालना, ये भी हवा बन गई। ये गरीब का तो विषय ही नहीं है जी। अभी मुझे अनंत कुमार जी बता रहे थे, वो बेंगलोर से आ रहे थे, तो उनके साथ कोई आईटी प्रोफेशनल कोई बैठे थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर की घटना सुनी। बोले उनका ड्राइवर बहुत खुश है इस डिमोनेटाइजेशन से। तो बोले क्यों? बोले देखिए आज कोई बड़ा आदमी कार्ड रखता है, मैं भी कार्ड रखता हूं। वो कार्ड दिखाने लगा, उसका बड़ा आनंद था। अब देखिए ये समाज के सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी एक बदलाव की व्यवस्था, एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। जिसके घर में एक साइकिल भी नहीं आती है ना, उस खुशी से सामान नहीं बढ़ा है, मोटरसाइकिल आ जाती है। जिसके पास स्कूटर हो, अगर कार छोटी सी लाता है, पुरानी भी लाता है, वो गर्व करता है। हमने समाज के छोटे छोटे लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, उस एस्पिरेशंस को पूरा करने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। और उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कितना बड़ा फायदा हुआ है। मैंने उस सदन में विस्तार से कहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया जो कभी लीकेज होते थे और हर वर्ष होते थे, अब तक बचा पाए और आगे पता नहीं कितने बच पाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट स्कॉलरशिप जैसे में एक ही व्यक्ति 6 जगह से लेता है। विधवा पेंशन, जो बेटी का जन्म नहीं हुआ वो विधवा भी हो गई और चेक भी कट रहे थे। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण ये जो लीकेज थे वो बिचौलिए ले जाते थे, इसमें बहुत बड़ा देश का खजाना जो लूटा जा रहा था उसमें रोक लगी है। तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का भी इसके कारण फायदा हुआ है और हमें कोशिश करनी चाहिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए। हम जितना प्रयास करते हैं हमारा करते रहना चाहिए। सरकार ने उस व्यवस्था को विकसित करना, पॉस मशीन की आवश्यकता, बहुत तेजी से पॉस मशीन बढ़ाए जा रहे हैं। मोबाइल पेमेंट के लिए, ई वॉलेट के लिए प्रमोशन हो रहा है। इंटरनेट बैंकिंग की तरफ काम चल रहा है। आधार बेस्ड पेमेंट, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, सिर्फ आधार के आधार पर कोई मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना पेमेंट दे पाएगा। वो दिन दूर नहीं होंगे। और इसलिए इस व्यवस्थाओं को या तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करें और अपनी टीमों को इसमें लागू करने के लिए प्रयास करें। बीम ऐप बहुत ही उत्तम प्रकार की व्यवस्था बनी है, भारत सरकार के छत्रछाया में बनी है। और अगर भीम ऐप को जितना पॉपुलर करेंगे तो कोई व्यापारी या कोई बाहर की एजेंसी को कोई लेना देना नहीं होगा। सीधा सीधा एक एनेबल प्लेटफॉर्म है जिसका लाभ लोग ले सकते हैं। हमने इसको करना चाहिए। अब देखिए, ड्राइवर जो हाईवे पर जाता है, हम जानते हैं कि व्हीकल रुकने के कारण कितना खर्चा हमारे पेट्रोल डीजल का होता है। 8 नवंबर के बाद उस पर भी बल थोड़ा दिया गया कि भाई ड्राइवर टोल टैक्स पर गाड़ियां अपना टैक्स देने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के जरिए, पहले इक्के दुक्के लोगों के पास वो व्यवस्था थी। इतने कम समय में आज करीब करीब 20% ट्रैफिक ये RFID के द्वारा पेमेंट करता है। कार आती है, सीधा उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बैंक में डिलीवर हो जाता है, उसको रुकना नहीं पड़ता, चली जाती है। ये अगर बढ़ेगा देश का कितना पेट्रोल बचेगा। और हमारे देश में टोल टैक्स पर यह स्थिति बनी है। उसी प्रकार से पेट्रोल पंप पर
करीब करीब 29%, 30% लोग आज डिजिटल करेंसी से काम करना शुरू कर दिए हैं। हमने चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई, उसका अंतरिम रिपोर्ट आया है, उसका अध्ययन हो रहा है, फाइनल रिपोर्ट उनका आने वाला है। लेकिन हम बदलाव के लिए तैयारी करें, और मुझे लगता है कि एक विषय बैंकिंग सिस्टम, अगर आप कुछ भी कहते हैं तो फिर मैं कहता हूं वो रिपोर्ट कार्ड है, पुरानी कार्यकाल का वो रिपोर्ट कार्ड है। इस सरकार ने आकर के सबसे पहले तो एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की रचना की 6, ताकि बैंकों में जो डेट, इस सरकार ने इनिशिएटिव लिया, बैंकों में जो अपॉइंटमेंट होती थी उसके लिए कोई नियम नहीं थे, ऐसे ही चल रहा था, घिसी-पिटी व्यवस्था थी। इस सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वही रिक्रूटमेंट करती है, उसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर वगैरह। बैंकिंग व्यवस्था को प्रोफेशनलिज्म लाने का हमने प्रयास किया है। बैंक और फाइनेंस जगत, बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक वर्ल्ड, इनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 दिन की गई। हमारे देश की बैंकिंग को ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड में कैसे लाया जाए, विस्तार से उन्होंने आत्ममंथन किया, चिंतन किया, अपनी कमियों को भी समझा, ठीक करने का प्रयास किया। रिजर्व बैंक की गरिमा, मैं समझता हूं कि मुझ पे हमला हो, हमारी पार्टी पे हमला हो, सरकार पे हमला हो, बहुत स्वाभाविक है, वो चलता रहेगा अपना। लेकिन रिजर्व बैंक को घसीटने का कोई कारण नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर को घसीटने का कोई कारण नहीं। हमने ऐसी इंस्टीट्यूशंस की मान मर्यादाओं का पालन करने में हम लोगों का योगदान होना चाहिए। और इसके पहले गवर्नर थे, तब भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, मैंने उसका भी विरोध किया था कि शोभा नहीं देता। ऐसी चीजों को विवादों से परे रखना चाहिए। बाकी सरकार की व्यवस्थाएं हैं, वो चलती रहेगी, उसको हमने करना चाहिए। अर्थव्यवस्था चलाने में रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी की दिशा में हम लोगों का पॉजिटिव सक्रिय योगदान होना चाहिए। लेकिन जो लोग रिजर्व बैंक की गरिमा और इस सरकार को जब आरोप लगाते हैं, तो मैं जरा उनको आज कहना चाहता हूं, और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सुब्बाराव, उन्होंने एक किताब लिखी है, हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, और उस किताब में उन्होंने लिखा है 2008 में तत्कालीन वित्त सचिव के तहत एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट कमेटी को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय से मैं नाराज और परेशान था। चिदंबरम ने स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के विषय के क्षेत्र में ओवरस्टेप किया था। लिक्विडिटी मैनेजमेंट पूरी तरह से रिजर्व बैंक का फंक्शन है। न केवल उन्होंने इस विषय पर मुझसे परामर्श भी नहीं किया, लेकिन अधिसूचना जारी करने के बारे में मुझे बताया तक नहीं था। मुझे क्या पता था कि यह निर्णय मेरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हम दोनों के बीच असहज संबंध के लिए टोन सेट करेगा। रिजर्व बैंक के एज गवर्नर ने पुरानी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और किताब में छापा है, और अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। अब मैं बोल रहा हूं तो कुछ कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि आज हमें ये उपदेश देते हैं, जरा वे भी अपने को आपको जरा गरिमान में देखें। और मैं मानूंगा कि हम राजनीति से इसको परे रखें, इस इंस्टीट्यूशन का गौरव करने की दिशा में प्रयत्न करिए। और हमने क्या किया है, आरबीआई की ताकत बढ़े, उसके निर्णय इस सरकार ने आकर के किए हैं। हमने आरबीआई एक्ट संशोधन करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की। ये कई वर्षों से उसकी चर्चा चल रही थी, कोई नहीं कर रहा था, हमने की। इस समिति को मॉनेटरी पॉलिसी संचालन की पूरी स्वायत्ता दी गई। इस समिति के प्रमुख आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के 2 अधिकारी के अलावा 3 विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं। इस समिति में केंद्र सरकार का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है। और इससे बड़ी स्वायत्ता, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी स्वायत्ता कोई कल्पना नहीं कर सकता है, इस सरकार ने आरबीआई को दी है। और उसके कारण आरबीआई की ताकत को बढ़ावा मिला है, ये बात सही है।
कई विषयों पर यहां चर्चाएं हुई हैं। कोई सरकार सोने के लिए तो आती नहीं है। पहले भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने भी कुछ करने का तो प्रयास किया होगा। हम ये तो नहीं कहते किसी ने को कुछ किया ही नहीं होगा। मैं कहता, मैं लाल किले पर से बोला हूं, लाल किले पर से, और हिंदुस्तान के और किसी प्रधानमंत्री ने बोला नहीं है जो मैंने बोला। मैंने कहा है देश आजाद हुआ तब से जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, जितने लोग काम किए, इस सबका योगदान है, तब देश आज यहां पहुंचा। हम ऐसे लोग नहीं है वो कि मुझे मालूम है और तो नाम लेने से कतराते हैं, उनको पसंद नहीं आता है कि कोई और ने भी कुछ काम किया उसका उल्लेख तक करे, और इतिहास गवाह है। लेकिन ये बात सही है कि इस सरकार ने गवर्नेंस के मुद्दे पर बहुत काम किया। छोटे छोटे निर्णय लगेंगे लेकिन निर्णय ने सामान्य मानव की ताकत को बहुत बढ़ावा दिया है। हमने एफिडेविट की प्रथा दी, एमपी के घर, एमएलए के घर, कॉर्पोरेटर के घर लोग आकर के सुबह खड़े हो जाते अफवाह मरवाने के लिए, क्यों लग जाती थी, और वो न देखता था कुछ नहीं, एक खून बैठता था या कोई साथी कार्यकर्ता बैठता था वो थप्पे मार देता था। हमने उस सर्टिफिकेट को सेल्फ एटेस्टेशन की व्यवस्था कर दी और उसके कारण वो संकट में से भी सामान्य मानव, क्योंकि आज फाइनल जो उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाएगा। जेरोक्स का जमाना है, इस सब करने की क्या जरूरत है। नॉन गैजेटेड में हमने इंटरव्यू खत्म कर दिए, टेक्नोलॉजी के द्वारा तय होगा कि जो अपने उसके मेरिट होंगे, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी, उसके कारण करप्शन का है। 1100 से अधिक कानून को खत्म किया, इसी 2 सदनों ने खत्म किया। सीनियर पोस्ट पर नियुक्ति, कई अखबारों ने आर्टिकल लिखे हैं, पहली बार मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट हो रही है। पुराने प्रक्रिया सारी मेरा तेरा सब चला गया है और इस पर कई न्यूट्रल अखबारों ने बहुत अच्छे आर्टिकल भी लिखे हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा लीकेजेस को रोका गया है। पहले कंपनी रजिस्टर करनी होती तो 24 घंटे, 7-7, 15-15 दिन, 2-2 महीने लगते थे। आज 24 घंटे में कंपनी रजिस्टर हो सकती है, ये व्यवस्था की। पहले पासपोर्ट पाने में महीने लग जाते थे, आज पासपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर देने की व्यवस्था की है। और पोस्टल में जो हेड ऑफिस है उसको भी पासपोर्ट ऑफिस में कन्वर्ट करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका भी लाभ सामान्य मानवी को मिलने वाला है और उस दिशा में हमारा प्रयास है। हम ये भी जानते हैं कोयले की नीलामी कितना बड़ा विषय था, आसानी से सरकार ने उसको लागू कर दिया, पारदर्शिता को लाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है जिसकी अभी चर्चा काफी हुई नहीं है, लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहता हूं। सरकार का जो खरीद करने की परंपरा होती है उसमें हम लोगों ने जेम, GEM, इसको लॉन्च किया है, और जिसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और इस व्यवस्था को वर्ल्ड बैंक के साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और उसमें दुनिया में जिसको भी सरकार को देना होगा वो ऑनलाइन आते हैं, अपना लिस्ट रखते हैं और सरकार उसमें से तय कर सकती है। इतनी आर्थिक लाभ भी हुआ है, और 5,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट करना हो तो इस GEM के माध्यम से कर सकते हैं। उस दिशा में हमने व्यवस्था की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुड गवर्नेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से एक पारदर्शिता लाने की दिशा में हम बड़ी सफलता पाए हैं। इस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक नई योजनाएं बनाई, और हर योजना में उज्ज्वला योजना, हम जानते हैं गैस का सिलेंडर का क्या जमाना था, एमपीज को 25-25 कूपन मिला करती थी, और उन 25 कूपनों को लेने के लिए लोग कतार लगाते थे, वो भी दिन थे। 2014 के चुनाव में 9 सिलेंडर दे या 12 सिलेंडर दे, उस पर चुनाव का मुद्दा लड़ा गया था। ये सरकार की कार्य संस्कृति में कितना फर्क है। महिलाओं को, गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा ये सपने में कभी सोच नहीं सकती थी। अब तक करीब 1,63,00,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं। 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का पूरा इरादा है।
देश में 25 करोड़ परिवार हैं, 5 करोड़ गरीब परिवारों के पहुंचाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं के नाम घरों का रजिस्ट्रेशन, कानूनी व्यवस्था की है। मनरेगा में 55% महिलाएं आज काम करने की हैं, जो पहले 40, 42, 45% हुआ करती थी। और मुद्रा योजना में बैंक से पैसे दिए जाते हैं, विदाउट गारंटी दिए जाते हैं। पैसे लाने में 70% महिलाएं हैं, यानी एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे देश की महिलाएं इसके साथ जुड़ रही हैं। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम दक्षिण भारत में कुछ मात्रा में चलता था, लेकिन पूरे भारत में और ईस्टर्न इंडिया में उसको बढ़ावा देने की दिशा में भी हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए 6,000 रुपया प्रसूता में IMR, MMR के लिए इस बात को लागू करने का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बहुत बड़ी मात्रा में उसको स्वीकृति मिली है, सामाजिक आंदोलन बना हुआ है। उस सुकन्या समृद्धि योजना, 1 करोड़ अकाउंट बच्चियों के नाम पर खुले हैं और 11,000 करोड़ रुपया जिनको भविष्य के लिए एक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। महिला शक्ति केंद्र, 500 करोड़ की लागत से 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में इसकी स्थापना हुई है। मिशन इंद्रधनुष, बच्चे, टीकाकरण नहीं होता था, सरकार चलती थी, टीकाकरण के कार्यक्रम होते थे, 55 लाख बच्चे ऐसे ध्यान में आए कि जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। मिशन इंद्रधनुष के कारण उन बच्चों को खोजा गया, उनकी जिंदगी बचाने की दिशा में काम किया गया और उनको ग्रामीण क्षेत्र में, यहां पर मैं हैरान था, स्वच्छता की मजाक उड़ाई जा रही थी। क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी। हम में से कोई नहीं है जो गंदगी में रहना चाहता है, और हम ये भी जानते हैं कि स्वच्छता ये बिहेवियर का इश्यू ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके साथ आता है। लेकिन अगर हम, और मैं कहूंगा हम राजनेता कभी कभी कम पड़ रहे हैं, मैं इस देश के मीडिया का अभिनंदन करना चाहता हूं कि स्वच्छता के आंदोलन उसने उठा लिया। आज सब मीडिया के द्वारा स्वच्छता के लिए इनाम दिए जा रहे हैं, फंक्शन किए जा रहे हैं स्वच्छता के संबंध में। आज हिंदुस्तान में, वरना सरकार के किसी भी कार्यक्रम में मीडिया नेगेटिव करे वो बहुत स्वाभाविक है। ये एक अपवाद कार्यक्रम ऐसा है कि जिसको सरकार से भी, राजनेताओं से भी 2 कदम आगे मीडिया के लोग गए हैं और स्वच्छता को एक आंदोलन बनाने की दिशा में प्रयास किया है, और मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस सदन के माध्यम से। क्योंकि ये, और यहां कोई खड़ा होकर कहता है टॉयलेट है, पानी नहीं है। महात्मा गांधी भी इस बात के लिए बड़े आग्रही थे। मुझे तो डर लगता है कभी आज महात्मा गांधी होते और स्वच्छता की बात करते और हम लोग यही भाषा बोलते, क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या समाज में बदलाव लाने के लिए कोई सकारात्मक कोई चीज कर ही नहीं सकते? हर चीज में हम विरोध करेंगे। और इसलिए हमारे लिए, और मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटेशन कवरेज जो पहले 42% था, इस आंदोलन के बाद वो 60% पहुंचा है। और हम जब ये बात करते हैं टॉयलेट की, आप कल्पना कर सकते हैं गांव की महिलाओं के, शहर में भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है महिलाएं, कितनी पीड़ा होती है। अंधेरा नहीं होता तब तक वो शौचालय नहीं जा सकती। ये दर्द होना चाहिए। ये तू मैमे का विषय नहीं है, लेकिन जब मजाक उड़ाते हैं कोई, बहुत पीड़ा होती है। ये मजाक का विषय नहीं हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन 181 24 घंटे इमरजेंसी सेवा को शुरू किया गया। 18 स्टेट्स एंड यूटीज इन्होंने इस महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। महिलाओं की पुलिस में भर्ती 33%, और कुछ राज्यों ने भी स्वीकार किया है, यूटी के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया है। और एक हरियाणा ने एक नया प्रयोग किया है जिसको हिंदुस्तान में और लोग करें, मैंने प्रेजेंटेशन किया है सबके सामने, और उन्होंने महिला पुलिस वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क खड़ा किया है जो इस प्रकार से लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। एक नई स्कीम उन्होंने शुरू की है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, एक पैनिक बटन के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। किसानों का सशक्तिकरण, इस सरकार ने अनेक कार्यक्रम उठाए हैं जिसके कारण, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
हमें पसंद आया ना, लेकिन किसान को सुरक्षा देनी है तो हमें उसको उसकी इनकम के एश्योरेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे यहां इरिगेशन की सुविधा बहुत कम है, प्राकृतिक संसाधनों पर ही वो डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में अगर बो नहीं सकता है तो भी, और कटाई के बाद भी अगर बर्बाद होता है तो भी अगर इंश्योरेंस मिलता है, और मुझे खुशी है कि कुछ प्रोग्रेसिव राज्यों ने 40-40, 50-50% किसानों का उन्होंने इंश्योरेंस का काम किया है, और सरकार ने भी करीब करीब किसानों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इस फसल बीमा योजना को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है। पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुछ राज्यों में बहुत पीछे हैं। ये चिंता का विषय है, इसको आगे बढ़ाना है। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी बाद में करते हैं सर जी, एक बार हो जाए। आपको तो मैं जिंदगी भर सुनूंगा, बैठिए। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी, यूरिया का उत्पादन। देखिए, नीम कोटिंग के कारण दो महत्वपूर्ण लाभ हुए। एक तो जमीन को तो फायदा हो ही रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन पहले किसान के नाम से सब्सिडी कटती थी, बिल किसान के नाम से फटता था, लेकिन वो केमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में चला जाता था। जो सिंथेटिक मिल्क बनाते थे वो भी यूरिया का उपयोग करते थे। 100% नीम कोटिंग करने के कारण जमीन के सिवा उसका कहीं उपयोग संभव ही नहीं रहा है, चोरी गई है। यूरिया की खपत की कोई आज न यूरिया का ब्लैक मनी हो रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं आती है, यूरिया के लिए कतार नहीं लगती है, यूरिया के लिए किसी को परेशानी नहीं हो रही। छोटे से परिवर्तन भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे देश में दाल का उत्पादन, पल्सिस, इस सरकार ने उसको प्रमोट करने की दिशा में प्रयास किया, और उसका परिणाम यह है कि आज करीब करीब 50 से 60% वृद्धि की संभावना इस बात पैदा हुई है। हमारे देश के किसानों ने सरकार के आह्वान को स्वीकार किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इस काम को उन्होंने कहा है। ईनाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 500 मंडियों में अब किसान जहां भी ज्यादा दाम से माल बिक सकता है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकता है। 500 मंडी में मोबाइल फोन के द्वारा आज मेरा किसान अपना व्यापार कर सके, इस स्थिति बनी है। करीब 250 मंडियों ने इस काम को पूरा कर दिया है। राज्यों ने कुछ कानून बदलने थे, कुछ राज्यों ने कानून बदले हैं, लेकिन हम जानते हैं फूड प्रोसेसिंग, हमारे किसान को लाभ तब होगा जब हम फूड प्रोसेसिंग पर बल देंगे। सरकार ने 100% एफडीआई अलाउ किया है ताकि फूड प्रोसेसिंग को मदद मिले और वैल्यू एडिशन हो, ताकि हमारे किसान को ज्यादा इनकम हो, और उस दिशा में हम काम करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों का सशक्तिकरण, करीब करीब 28 विभाग, कहीं न कहीं उसका आदिवासी के साथ संबंध आता था। हमने पहली बार एक ट्राइबल सब प्लान के तहत राशि तो बढ़ा दी, लेकिन वनबंधु कल्याण योजना के तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनकर के आउटकम दिखाई दे, उस दिशा में काम करने की सफल प्रयास किया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसको मजबूती से लागू करने की दिशा में हमने काम किया है। और ट्राइबल एरियाज में पहली बार, क्योंकि हमारे देश में जितने भी मिनरल्स हैं, माइनिंग है, वो ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट में है, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन हो, चाहे और हो, लेकिन वहां लाभ नहीं मिलता था। पहली बार सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया और जो वहां से खदान से निकलता है उस पर टैक्स लगाया। मुझे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मेरे 7 जिले ऐसे हैं कि जहां से जो खनिज निकलता है, ये आपने योजना की है, फाउंडेशन बनाया है, उसके कारण उन जिलों के विकास के लिए मुझे अब एक्स्ट्रा बजट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी मात्रा में राशि उन गरीब आदिवासियों के काम आने वाली, उसको हमने काम किया है। हमने रर्बन मिशन जो चलाया है, उसका सबसे बड़ा लाभ आदिवासी क्षेत्र में होने की संभावना है। आदिवासी इलाके में एक बड़ा मार्केट प्लेस डेवलप होना चाहिए। मार्केट प्लेस डेवलप होता है तो वहां एजुकेशन सिस्टम आती है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी आती है, वहां पर और एंटरटेनमेंट की सुविधा, मार्केटेबल, धीरे धीरे अगल बगल के 50-100 गांव का वो केंद्र बन जाता है उस पूरे इलाके में। और रर्बन के द्वारा
ट्राइबल बेल्ट में 300 ऐसे नए शहर बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और ये आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा एक काम होगा। उसी प्रकार से स्वच्छता मैंने प्रारंभ में किया था। स्वच्छता एक जन आंदोलन बनना चाहिए। जन आंदोलन बनाने की दिशा में हम सबका कोई न कोई योगदान होना चाहिए। जब से हमने स्वच्छता के लिए रैंकिंग करना शुरू किया है, इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा किया है, शहरों के बीच में स्पर्धा शुरू हुई है। एक शहर अगर आगे गया तो दूसरा शहर उस शहर को टोकता है कि देखो वो शहर तो आगे हो गया, हम क्यों सफाई नहीं करें। ये धीरे धीरे ये बात नीचे तक जाने लगी है। हम लोगों ने उसको बल देना चाहिए और हरेंगे। मैं तो चाहूंगा जिस पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं न कहीं सरकार चलाने का इन दिनों अवसर मिला है। कोई नगर पालिका में होंगे, कोई जिला पंचायत में होंगे, कोई राज्य में होंगे। आप अपनी पार्टी की जो सरकारों में सेवा करने का अवसर मिला है, आप उनके बीच तो कंपटीशन कीजिए। भाई कम्युनिस्ट रूल जितने शहर है वो उनके बीच स्वच्छता की स्पर्धा कीजिए। कम्युनिस्ट रूल जितने डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उनके बीच स्पर्धा कीजिए। एक वातावरण बनेगा। बीजेपी रूल स्टेट होंगे तो वहां की नगर पालिकाएं कंपटीशन करें। एक बार हम इस कंपटीशन को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये स्वच्छता का अभियान सफल होगा। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जन आंदोलन होना चाहिए। ये युगों की आवश्यकता है, बिहेवियरल चेंज की आवश्यकता है। और हम जानते हैं, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि करीब करीब अस्वच्छता के कारण हेल्थ के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। अगर हम इतनी केयर करें, देश के 2.5 लाख करोड़ रुपया, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, हिंदुस्तान के संबंध में गरीब मानवी को तो करीब करीब एक साल का 7,000 रुपया खर्चा आता है। और गंदगी से बीमारी आना बहुत स्वाभाविक है, हम इसको बचा सकते हैं। अब बच्चों को हाथ धो करके खाना खाना चाहिए, ये हर कोई मानता है, लेकिन अब हम कहें, कोई कहेगा वहां तो पानी नहीं है, वहां तो नल नहीं है, वहां तो दिखना नहीं है, बच्चा कुएं पर जाएगा। अरे ऐसे थोड़ा सोचते हैं। ये जो सोच है, इसी सोच ने देश को यहीं दबोच के रखा हुआ है। अरे जरा कुछ सोचे तो सही, निकले तो सही। कठिनाइयां आएंगी तो रास्ते निकलेंगे, लेकिन हम घर में बैठ करके वहां बच्चों को हाथ धोने के लिए कह रहे हो, लेकिन वहां दिखना नहीं, फलाना नहीं। ऐसे देश बदलता नहीं जी। और इसलिए जो मैं इस मानसिकता से देश का हम बहुत नुकसान कर रहे हैं और इस मानसिकता से हमने बाहर आना चाहिए। दुनिया में हम देखें, हमारे अड़ोस पड़ोस के देश, चाहे साउथ कोरिया देखें, चाहे मलेशिया देखें, थाईलैंड देखें, सिंगापुर देखें, छोटे छोटे देश, उन्होंने 15-15 साल लगा दिए स्वच्छता के लिए, 15 साल। और आज हम लोगों के लिए वो एक नमूना रूप मॉडल के रूप में वो नजर आते हैं। क्यों हम हिंदुस्तान में नहीं कर सकते? हमारा भी तो सपना होना चाहिए कि छोटे छोटे देश अगर वे हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या लगता है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, किसी शायर ने कहा है, शहर तुम्हारा, कातिल तुम, शाहिद तुम, हाकिम तुम, मुझे यकीन है कि मेरा ही कसूर निकलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें हम जरा बाहर आए। एक और विषय करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस काम को हम 31 अक्टूबर को लॉन्च किया, सरदार पटेल की जयंती पर लॉन्च किया। हमारे देश में दुनिया के किसी राज्य के साथ सिस्टर स्टेट बनना, सिस्टर सिटी बनना, ये तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन हम अपने ही देश के अलग अलग लोगों से मिलने के लिए आदत नहीं बनी। हमने ऐसे प्रकार से कर दिया कि जिसके कारण कई राज्यों को लगने लगा हमारी उपेक्षा हो रही है। आवश्यकता है कि हमारे देश के पोटेंशियल को हमें पकड़ना चाहिए। हमने कोशिश की है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत, और मैं चाहूंगा एक सदन में जो लोग हैं इसको समझने का और आगे बढ़ाने में मदद करें। जैसे 2 राज्यों के बीच में एमओयू करते हैं, अभी कोई 12 राज्यों ने एक दूसरे के साथ शायद कर लिया है।
कोशिश ये है जैसे हरियाणा और तेलंगाना ने किया है। तो हरियाणा में तेलुगु भाषा के 100 सेंटेंसेस हरियाणा के लोग बोलना सीखे। हॉस्पिटल कहां है, रिक्शा कहां मिलेगी, होटल कहां है, बस स्टेशन कहां है, पुलिस थाना कहां है, ये अगर सीखने को मिलेगा। और तेलंगाना के लोग हरियाणा की भाषा सीखे। हरियाणा में कभी तेलंगाना का फिल्म फेस्टिवल हो, हरियाणा का फिल्म फेस्टिवल तेलंगाना में हो, क्विज कंपटीशन हो, तेलंगाना की क्विज कंपटीशन हरियाणा के बच्चे उसमें स्पर्धा लें, हरियाणा के बच्चे तेलंगाना की स्पर्धा में लें। एक प्रकार से देश को जानने का अभियान, देश से जुड़ने का। और ये जितना हम बढ़ाएंगे, ये कभी कभी लगता है हिंदी भाषा में कभी कभी कुछ शब्द भी नहीं होते, लेकिन तमिल में उस अच्छा शब्द होता है, लेकिन हम परिचित नहीं है। मराठी में बढ़िया शब्द होता है, बांग्ला में बहुत बढ़िया शब्द होता है, हम परिचित। हमारे देश की इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को जोड़ने की दिशा में एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अभियान चलाने की दिशा में प्रयास चल रहा है। मैं फिर एक बार सभी आदरणीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आपने मुझे समर्थन देने के लिए बात करने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को मेरा समर्थन देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया।